सोचिए एक ऐसा राज्य जहां लगभग 95% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। है ना? हम्म, मतलब कागज पर देखा जाए तो ये एक ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए जो भारी भरकम डिग्रियां, स्पष्ट डेटा और ठोस नीतियां देखकर अपना नेता चुने। लॉजिक तो कम से कम यही कहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी राज्य में आईआईएम से पढ़े और आईपीएस परीक्षा पास कर चुके एक असली हीरो पर हम्म, एक 12वीं पास सिनेमाई हीरो भारी पड़ रहा है। तो ये बात किसी भी तार्किक इंसान को उलझन में डाल सकती है। बिल्कुल। हम्म, और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे पॉलिटिक्स बनाम पॉपुलैरिटी द तमिलनाडु पैराडॉक्स पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों में तमिलनाडु की राजनीति के अन्नामलाई और विजय जोसेफ जैसी हस्तियों के बारे में काफी मजबूत और स्पष्ट राय दी गई है। एग्जैक्टली exactly. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या नेता का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ना ही हम किसी विचारधारा को सही या गलत ठहरा रहे हैं। हम यहाँ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ इस बात का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं कि ये स्रोत हमें मतदाता के मनोविज्ञान के बारे में क्या बताते हैं। सही कहा। और ये पैराडॉक्स या कहें विरोधाभास वास्तव में मानव मनोविज्ञान का एक बेहतरीन केस स्टडी है। वो कैसे? देखो, हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि जानकारी का स्तर बढ़ने से इंसानी फैसले पूरी तरह से तार्किक हो जाते हैं। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे दिखाते हैं कि कैसे एक अत्यधिक साक्षर समाज में भी लोकप्रियता और ठोस शैक्षणिक योग्यता के बीच एक बहुत ही जटिल युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध सिर्फ मतपेटियों तक सीमित नहीं है ना? नहीं, ये इंसानों के दिमाग के अंदर चल रहा है। तो इस युद्ध के दो प्रमुख चेहरों को समझना जरूरी है। इनकी तुलना हमारे स्रोत में बहुत ही स्पष्ट तरीके से की गई है। हाँ, एक तरफ हमारे पास के अन्नामलाई हैं। राइट। स्रोत उन्हें एक बेहद जमीनी, ईमानदार इंसान और एक बेहतरीन राजनेता के रूप में चित्रित करता है। मतलब उनका बैकग्राउंड ऐसा है जो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एकदम सटीक माना जाएगा। उनकी डिग्रियां ही देख लीजिए। वही तो, वो आईआईएम जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था से पढ़े हैं। उन्होंने आईपीएस जैसी कठिन परीक्षा पास की है और उनके पास कानून व्यवस्था को संभालने का जमीनी अनुभव भी है। मतलब स्रोत की भाषा में कहें तो वो एक रियल लाइफ हीरो हैं जिनके पास प्रशासन चलाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली और उनके ठीक विपरीत स्रोत हमें विजय जोसेफ का प्रोफाइल दिखाता है। हाँ, जो बिल्कुल अलग है। शैक्षणिक योग्यता के नाम पर स्रोत स्पष्ट करता है कि वो केवल 12वीं पास है, लेकिन उनकी ताकत उनकी डिग्रियों में नहीं है, बल्कि सिनेमा के पर्दे पर है। बिल्कुल। वो एक लार्जर देन लाइफ मूवी स्टार है, एक ऐसा रियल लाइफ हीरो जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच। अब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब इन दोनों प्रोफाइल्स को देखने के बाद स्रोत का दावा है कि जनता का झुकाव विजय की ओर है क्योंकि वो एक बहुत बड़े मूवी स्टार हैं। हाँ, स्रोत यही दावा करता है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी के बारे में सोच रही थी। ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी डूब रही हो, उसे बचाने के लिए एक ऐसे अनुभवी सीईओ की जरूरत हो जिसे फाइनेंस और मार्केट की गहरी समझ हो। सही बात है, किसी एक्सपर्ट की ही जरूरत होगी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस सीईओ को चुनने के बजाय कंपनी के उस ब्रांड एम्बेसडर को कुर्सी पर बिठा दे क्योंकि वो टीवी विज्ञापनों में बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब जब शासन और प्रशासन एक इतनी जटिल व्यवस्था है तो कोई समाज एक ब्रांड एम्बेसडर को सीईओ क्यों बनाना चाहेगा? मेरा सवाल है कि करिश्मा ठोस योग्यताओं को कैसे हरा सकता है? इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है और पैरासोशल रिलेशनशिप्स के विज्ञान में भी। पैरासोशल रिलेशनशिप्स यानी एक तरफा रिश्ते। हाँ। जो एनालॉजी आपने दी सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर वाली, वो पूरी तरह से एक तार्किक खांचे में फिट बैठती हैं। लेकिन मतदाता केवल एक शेयरधारक की तरह नहीं सोचता। एक राजनेता के पास जो नीतियां होती हैं, जो डेटा और जीडीपी के आंकड़े होते हैं, वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। वो जनता के दिमाग के सिर्फ लॉजिकल हिस्से से बात करते हैं। लेकिन एक सिनेमाई सितारा सीधे इमोशनल हिस्से को हैक कर लेता है। ओके, ये बहुत दिलचस्प है। जब एक आम इंसान किसी अभिनेता को सालों तक पर्दे पर अन्याय से लड़ते, सिस्टम को सुधारते और गरीबों के लिए मसीहा बनते देखता है, तो उसके अवचेतन मन में एक धुंधली लकीर बन जाती है। अभिनेता और इसके किरदार के बीच की महंगाई या बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी उसी तेजी से सुलझा लेगा।
एक प्रशासक फाइलें दिखाता है, लेकिन एक अभिनेता वो भावना देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या ये मान लेना थोड़ा अजीब नहीं है कि लोग पर्दे की कहानी और हकीकत का अंतर नहीं समझते? मतलब कोई भी आम इंसान जानता है कि पर्दे पर जो हो रहा है वो एक स्क्रिप्ट है, पीछे डायरेक्टर है, कैमरा है। फिर भी वोटिंग मशीन का बटन दबाते समय वो उस स्क्रिप्टेड छवि पर इतना भरोसा क्यों कर लेता है? एक आईपीएस अधिकारी के अनुभव को नजरअंदाज क्यों कर देता है? क्योंकि भावनाएं हमेशा तर्कों पर भारी पड़ती हैं। देखो, इंसान मूल रूप से कहानियां सुनने वाला जीव है। स्टोरी टेलिंग का असर। हाँ, जब अन्नामलाई जैसा कोई प्रशासनिक बैकग्राउंड वाला नेता बात करता है तो वो शायद सप्लाई चेन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कि जरूरी है। जरूरी है। लेकिन ये विषय आम जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से बहुत दूर और अमूर्त महसूस होते हैं। और दूसरी तरफ मूवी स्टार एक बहुत ही सरल कहानी बेचता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ और मैं इसे दूर कर दूंगा। बस इतनी सी बात। हाँ, वो उस पूरी जटिलता को हटा देता है। और जब समाज में पहले से ही अनिश्चितता या व्यवस्था के प्रति अविश्वास हो, तो एक जाना पहचाना लार्जर देन लाइफ चेहरा एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच का काम करता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन ये बात मुझे स्रोत के उस दूसरे सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां मेरी तार्किक सोच पूरी तरह से उलझ जाती है। साक्षरता दर वाले हिस्से पर। एग्जैक्टली। हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसकी साक्षरता दर स्रोत के अनुसार लगभग 85 से 95% के बीच है। कुछ जगहों पर तो ये 90 से 95% तक बताई गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? ये कोई ऐसा समाज नहीं है जहां लोग जानकारी से वंचित हो। फिर भी स्रोत एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है। और वो सच क्या है? स्रोत कहता है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना ये नहीं दिखाता कि कोई सच में शिक्षित भी है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। यह साक्षरता यानी लिटरेसी और वास्तविक शिक्षा यानी एजुकेशन के बीच के एक बहुत बड़े वैचारिक अंतर को उजागर करता है। इस पर मुझे थोड़ा और गहराई में जाना है। दशकों से हमारे समाज में ये धारणा रही है कि बस साक्षरता दर बढ़ाओ, स्कूल खोलो और समाज अपने आप जागरूक हो जाएगा। एक कॉमन धारणा है ये। हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति अखबार पढ़ सकता है वो राजनीति भी समझता ही होगा। क्या हम साक्षरता को आलोचनात्मक सोच या कहें क्रिटिकल थिंकिंग समझने की भारी भूल कर रहे हैं? बिल्कुल भूल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। साक्षरता आपको सिर्फ एक कौशल देती है। कैसा कौशल? ये कि आप बैलेट पेपर पर लिखा नाम पढ़ सकते हैं या चुनाव चिन्ह पहचान सकते हैं। लेकिन असली शिक्षा आपको उस नाम के पीछे छिपे नेता की नीयत, उसकी नीति और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को पढ़ना सिखाती है। ओह, ये बहुत सटीक अंतर बताया आपने। जब स्रोत का लेखक ये कहता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जनता ने 12वीं पास सिनेमाई हीरो को चुना, तो वह दरअसल हमारी शिक्षा प्रणाली के खोखलेपन पर चोट कर रहा है। सिर्फ अक्षर ज्ञान काफी नहीं है। नहीं है। साक्षरता दर का 95% होना इस बात का सबूत है कि लोग जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वे उस जानकारी का विश्लेषण कैसे करें, ये उन्हें नहीं सिखाया गया। एग्जैक्टली। ये उन्हें नहीं सिखाया गया। यानी वे ये तो पढ़ सकते हैं कि अन्नामलाई के पास कौन सी डिग्री है, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है। हाँ। और वे ये भी जानते हैं कि विजय की पृष्ठभूमि क्या है। जानकारी दोनों तरफ से उनके पास है। दोनों की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उस जानकारी को प्रोसेस करके एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना, वहां शायद कोई बड़ी कमी है। और यही वो जगह है जहां वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच वापस काम आता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अच्छा, कैसे? देखो, जब किसी व्यक्ति के पास जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आलोचनात्मक सोच की कमी होती है, तो उसके सामने मौजूद सारा डेटा एक शोर बन जाता है, सिर्फ नॉइस। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। हाँ, और इस शोर से बचने के लिए मानव मस्तिष्क शॉर्टकट ढूंढता है। और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट है फेमिलियरिटी, यानी किसी चीज का परिचित होना। एक मूवी स्टार का चेहरा हर घर में, हर टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। राइट, वो एक जाना पहचाना चेहरा है। ये एक ऐसा चेहरा है जो उन्हें आरामदायक लगता है। इसलिए भारी डिग्रियों और जटिल विकास नीतियों को समझने की जद्दोजहद करने के बजाय मतदाता उस चेहरे को चुन लेता है जिसे देखकर वो मुस्कुराता है या सुरक्षित महसूस करता है। जितना कि कोई कम साक्षर समाज। दुर्भाग्य से हाँ। ये सचमुच में हमारे कई भ्रम तोड़ता है। ये दिखाता है कि किताबें पढ़ लेना या साक्षरता के आंकड़े छू लेना अपने आप में एक जागरूक लोकतंत्र की गारंटी बिल्कुल नहीं है। सही कहा।
ये इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे भारी भरकम डिग्रियां और विकास के मॉडल जनता के बीच संवाद स्थापित करने में बुरी तरह से विफल हो सकते हैं। खासकर तब जब उनके सामने मनोरंजन और करिश्मे का एक स्थापित मॉडल खड़ा हो। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि ये केवल मतदाता की विफलता नहीं है, ये उन तार्किक नेताओं की भी विफलता है जो जनता की भाषा में अपना विजन नहीं समझा पा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है कि गलती शायद सिर्फ चुनने वालों की नहीं है। हाँ, और यहीं से स्रोत एक और दिशा में मुड़ता है जो समय और युवाओं की मानसिकता पर केंद्रित है। दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट लाइन है। वो कौन सी लाइन? देखिए, अन्नामलाई वो बदलाव है जिसकी तमिलनाडु को जरूरत है, लेकिन शायद ये सही समय नहीं था। ये बहुत ही गहरी बात है। इस सही बदला लेकिन गलत समय वाले तर्क पर मुझे थोड़ा रुकना है। मतलब अगर वो बदलाव राज्य के लिए सही है, अगर उस विकासवादी सोच की वाकई जरूरत है, तो उसे अभी क्यों नकारा जा रहा है? स्रोत इसका कारण क्या बताता है? स्रोत इसका मुख्य दोष युवाओं की सोच पर डालता है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि युवाओं को विकास करने वाले रियल लाइफ हीरो नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ रियल लाइफ हीरो चाहिए। यहाँ स्रोत युवाओं के मनोविज्ञान की एक तीखी आलोचना कर रहा है। ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी की सोच पूरी तरह से सिनेमाई चकाचौंध से ग्रस्त है। लेकिन क्या हम इस पूरी स्थिति को बहुत ही ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे हैं? मतलब आप इससे सहमत नहीं हैं? इस बिंदु पर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिनेमाई करिश्मा सच में इतना बुरा है? आखिरकार इतिहास में कई महान नेता बेहद करिश्माई थे। हाँ, ये तो सच है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मान लेना सही है कि युवा केवल रियल लाइफ हीरो चाहते हैं क्योंकि वे नासमझ हैं, या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है? आप किस पहलू की बात कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो रियल लाइफ हीरो हैं वे युवाओं को वो उम्मीद और वो बड़े सपने बेच पाते हैं जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी नेता के भाषणों में कहीं गायब होते हैं? मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ जीडीपी की बात करेगा, लेकिन युवा शायद एक सपना चाहता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है और स्रोत भी कहीं ना कहीं उस गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा है जिसे हम तात्कालिक संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, राजनीति और प्रशासन मूल रूप से डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित संतुष्टि का खेल है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का राजनीति से क्या लेना देना है? देखो, जब एक तार्किक पढ़ा लिखा नेता सत्ता में आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, अर्थव्यवस्था को सुधारने या शिक्षा नीति बदलने की बात करता है। हाँ, लंबी योजनाएं। बिल्कुल, और इन चीजों में दशक लग जाते हैं। ये एक उबाऊ और धीमी प्रक्रिया है, इसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। और सिनेमा में? इसके विपरीत सिनेमा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। पर्दे पर नायक 2 घंटे के भीतर भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है, न्याय कर देता है और सबको खुश कर देता है। हमारे युवा जो इसी स्क्रीन कल्चर में पले बढ़े हैं, वो सिनेमाई न्याय की उस स्पीड के आदी हो चुके हैं। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। यानी वे असल जिंदगी में भी उसी स्पीड से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं जो वो पर्दे पर देखते हैं। एग्जैक्टली। युवाओं को रियल लाइफ हीरो इसलिए नहीं चाहिए कि वो मूर्ख हैं, उन्हें वे हीरो इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस धीमी, थकाऊ प्रशासनिक प्रक्रिया से निराश हो चुके हैं। वे शॉर्टकट चाहते हैं। हाँ, वे सिनेमाई दुनिया के उस शॉर्टकट को असल जिंदगी की राजनीति में लागू करना चाहते हैं। सिनेमा उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि एक अकेला इंसान पूरी व्यवस्था को रातों रात बदल सकता है। और जब एक ऐसा उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है जो सालों से उसी नायक की छवि जी रहा हो, तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल राजनेता के लिए उस भावनात्मक पहाड़ को पार करना लगभग असंभव हो जाता है। तो जब स्रोत कहता है कि समय सही नहीं था, तो उसका असल मतलब शायद ये है कि आज का समाज उस धीमी, आंकड़ों पर आधारित विकास की कहानी को सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। सही कहा। वे उस सिनेमाई न्याय और उम्मीद की तेज रफ्तार के नशे में हैं। वे उस नेता को नकार रहे हैं जो उन्हें सच्चाई का आईना दिखा रहा है कि विकास में समय लगता है। और ये केवल अन्नामलाई या विजय की बात नहीं है, ये उन सभी नेताओं के लिए एक सबक है जो सिर्फ डेटा और लॉजिक के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी सीख है ये। राजनीति केवल नीतियों बनाने का विज्ञान नहीं है, ये जनता की भावनाओं को दिशा देने की कला भी है। आप भले ही कितने भी योग्य क्यों ना हो, अगर आप अपनी नीतियों को एक ऐसी कहानी में नहीं बदल सकते जो जनता को एक बेहतर कल का सपना दिखाएं, तो आप हार जाएंगे। बिल्कुल, आप उस व्यक्ति से हार जाएंगे जो शायद कुछ भी नहीं जानता लेकिन
जो उन्हें एक खूबसूरत सपना दिखाना जानता है। ये पूरी चर्चा हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमने शुरुआत की थी उस विरोधाभास से जहां एक उच्च साक्षर समाज में ठोस अनुभव और डिग्रियों वाले उम्मीदवार की जगह एक कम पढ़े लिखे लेकिन भारी करिश्मे वाले सिनेमाई सितारे को तवज्जो दी जाती है। हाँ, वो सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर वाला उदाहरण। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे एक डूबती कंपनी के लिए सीईओ के बजाय ब्रांड एम्बेसडर को चुन लिया जाता है क्योंकि भावनाएं तर्कों पर हावी हो जाती हैं। और हमने साक्षरता और शिक्षा के उस भ्रम को भी तोड़ा कि कैसे साक्षरता हमें चुनाव चिन्ह पढ़ना सिखाती है, लेकिन आलोचनात्मक सोच के बिना वो हमें सही नेता चुनना नहीं सिखा सकती। फिर हमने युवाओं की मानसिकता और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के उस प्रभाव को देखा, कैसे सिनेमा की तेज रफ्तार न्याय प्रणाली ने वास्तविकता की धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को उबाऊ और अलोकप्रिय बना दिया है। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि ये सब जानना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब हमें इस पूरी डायनामिक्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये स्थिति सिर्फ किसी एक राज्य की घटना नहीं है, ये दुनिया भर के लोकतंत्रों की सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करती है। योग्यता बनाम लोकप्रियता की चुनौती। एग्जैक्टली। जब तक एक समाज के रूप में हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे फैसले किन अदृश्य भावनात्मक डोरियों से बंधे हैं, तब तक हम सिर्फ साक्षर होते रहेंगे, शिक्षित नहीं। बहुत सही बात कही आपने। हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपने नेताओं का मूल्यांकन उनकी नीतियों और जमीनी काम के आधार पर कर रहे हैं, या महज इस आधार पर कि वे कैमरे के सामने कितने आकर्षक दिखते हैं। और यही बात मुझे इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा विचार जो सीधे तौर पर हमारे स्रोत में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूरी चर्चा हमें उसी दिशा में धकेलती है। वो सवाल क्या है? अगर एक सिनेमाई पर्दे के हीरो की छवि मतदाताओं की पसंद को इतनी गहराई से आकार दे सकती है कि वो आईआईएम और आईपीएस जैसी ठोस उपलब्धियों को भी बौना साबित कर दे, तो क्या हमें सिर्फ चुनाव के दिनों में वोटिंग मशीन पर ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। मतलब हम जो फिल्में देखते हैं उनमें नायक की जो छवि गढ़ी जाती है, जो हीरो वर्शिप या नायक पूजा का चलन हम पर्दे पर देखते हैं, क्या वो सिर्फ 2 घंटे का मनोरंजन है? शायद नहीं। या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि असली चुनाव वोटिंग मशीन पर नहीं, बल्कि बहुत पहले ही सिनेमा घरों के उस अंधेरे कमरे में जीते जा रहे हैं? क्या हमारी राजनीति का रिमोट कंट्रोल असल में सिनेमा के पास है? ये सच में एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।